गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ तक अपन ने बात की थी उससे आगे अपन बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था, दो बातें इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताई थी। एक, संविधान सभा का अंतिम दिन जो था 24 जनवरी 1950 था। दो, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो जो मैंने लास्ट के अंदर बोली भी थी, असल के अंदर कई बार पूछा जाता है संविधान कब लागू किया गया, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भागों को, क्योंकि संविधान बन के तैयार हो गया था, उसके कुछ भाग वहाँ पर लागू भी कर दिए गए थे। और वही तारीख मैंने आपको लास्ट में कही थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि 26/11/1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। ये कई एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है, इसलिए इसको मैंने दोबारा रिपीट किया है। तो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा, 26/11/1949, उसके अलावा दूसरी डेट आप जानेंगे 24 जनवरी 1950 और तीसरी डेट 26 जनवरी 1950। ये तीनों बातों को आप अच्छी से ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न पिछले वीडियो में रहा हो, इसलिए मैंने इसको पूरा यहाँ पर क्लियर किया है। अंतिम रूप से जो संविधान बनकर हमारे सामने आया था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ व 22 अध्याय थे। वर्तमान के अंदर 395 ही अनुच्छेद हैं। कुछ किताबों में 444, 445, 46 ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि के अंदर जितना मैं समझ पाया हूँगा और जितना मैंने देखा हैगा, पढ़ा हैगा, उस हिसाब से 395 अनुच्छेद ही उसके अंतर्गत हैं। ये बिना बात में इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है और अनुसूचियाँ ज़रूर बढ़कर 12 हो गई हैं आज की तारीख के अंदर। ये स्थिति इसके अंतर्गत है। अब एक नई चीज़ हम और आगे देखने की चाहेंगे कि संविधान सभा में कई लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनमें से दो ऐसे लोग थे जिन्होंने आने से मना कर दिया। ये दो लोग कौन थे? ये दो लोग थे तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। असल के अंदर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसलिए इन्होंने आने से मना कर दिया। अब क्या, तेज बहादुर सप्रू काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी को इस रूप में प्रदर्शित किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं नहीं आना चाहता। जयप्रकाश नारायण युवा थे, तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक ऐसी संविधान सभा में नहीं आना चाहता जो अपने आप के अंदर पूरी तरह से वैधानिक नहीं है। उन्होंने क्या आरोप लगाए? उन्होंने पहला आरोप ये लगाया कि ये अपने आप में संप्रभु नहीं है। क्यों संप्रभु नहीं है? उन्होंने बोला कि इसके अंदर कई प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप संविधान बनाते समय ब्रिटेन की महारानी से पूछेंगे, और जब आप महारानी से पूछ के संविधान बनाएंगे तो इसका मतलब कि आप खुद संप्रभु है ही नहीं, इसलिए ऐसे संविधान सभा में आने का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 2 बात उन्होंने जो कही, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन हुआ आएगा। जनता ने इसमें वोट नहीं डाला है, और जब जनता ने इसने वोट नहीं डाला तो उस कंडीशन के अंदर इसकी कोई महत्ता ही अपने आप के अंदर नहीं रह जाती। और यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर संविधान सभा बना ली है जिसका कोई भी महत्व नहीं है, और ऐसी स्थिति के अंदर एक ऐसी संविधान सभा में आने का कोई मतलब ही नहीं है जो अपने आप के अंदर संप्रभु ना हो, जो अपने आप के अंदर वैधानिक ना हो, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जिसका चुनाव किया गया हो। तो मैं एक ऐसी संविधान सभा में आना उचित नहीं समझता। इन दोनों बातों का जो जवाब दिया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपने सही कहा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि आप संविधान बनाते समय ब्रिटेन की महारानी से पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या हमने पूछा? क्या हमने कतई नहीं पूछा। हमने वही किया जो हमको करना था।
हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, बल्कि संविधान सभा ने अपना पहला प्रस्ताव ये पारित किया था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो कि सबसे बड़ी संप्रभु संस्था कहलाती है, जो कि एक ऐसी स्थिति है जिसकी कोटेशन भी है कि ब्रिटेन की संसद लड़के को लड़की व लड़की को लड़का बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है, इतना महत्वपूर्ण वाली बात जिस संसद के लिए कही गई हो, उस संसद के लिए भी हमने ये कह दिया कि वो भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए ये बात ये कहना कि ब्रिटेन की महारानी से पूछ के, तो हमने महारानी से पूछा ही नहीं, हमने एक भी चीज़ नहीं पूछी। और जब हमने नहीं पूछी तो हमारे पर यह आरोप किसी भी स्थिति के अंदर सही नहीं लगता कि ये अपने आप के अंदर संप्रभु नहीं थी, इसलिए इसके अंदर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक ये कहना कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ है, निश्चित रूप से इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ और इसके अंदर जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे वे जनता के प्रतिनिधि ही थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनको ज़बरदस्त तरीके का समर्थन प्राप्त था और सारी जनता के समर्थन के आधार पर ही वे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इतना अग्रसर होकर काम कर रहे थे। इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाना ये गलत है। एक बात और उन्होंने उठाई थी कि सब ये तो ब्रिटेन की देन है, और जब ब्रिटेन की देन है तो फिर किसी भी स्थिति के अंदर कोई मतलब ही नहीं, जब उन्हीं की देन हमने ले ली। तो इसके बारे में भी एक तरह से जवाब दिया गया था कि हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो भी काम किया, हमने कोई क्रांति नहीं करी थी। यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, और जब सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो गिव एंड टेक चलता है, एक आदमी देगा और दूसरा आदमी लेगा। यहाँ पर गिव एंड टेक की स्थिति के अंदर इस प्रकार की स्थिति हुई थी। और ये चीज़ मान ली भी जाए कि ये उनके द्वारा दी गई चीज़ थी, तो आप उन्होंने कहा कि एक बताओ कि अगर वो ये उन्होंने दी थी तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसकी देन था? वो भी अंग्रेज़ों की देन था। माउंटबेटन योजना किसकी देन थी? वो भी अंग्रेज़ों की देन थी। तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको कैसे मानने को स्वीकार कर रहे हो और इसको मानने से मना कर रहे हो? ऐसे दोहरे मापदंड किसी भी स्थिति के अंदर नहीं चल सकते। इसलिए इस पर लगाए गए आरोप अपने आप के अंदर बिना बात के आरोप थे। इसलिए ये अपने आप के अंदर पूरी तरह से एक वैधानिक व संवैधानिक संस्था थी और इसके द्वारा बनाया गया संविधान पूरी तरह से वैधानिक व संवैधानिक संविधान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।